वर्ड में लाए हो, वेरी गुड, सब लाए हो। कौन पेन है मैडम? जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। क्या पढ़ना है तुम लोगों को आज? तेज बताओ। ओशन में कौन है टॉपिक पढ़ना है? ओशियन रिलीफ पढ़ने हैं या ओशन टेम्परेचर पढ़ना है? बताओ। टेम्परेचर वहां से आ रही है तापमान। क्या होता है तापमान? और तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना इस पर डिपेंड करता है। ओशियन टेम्परेचर, इसका मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया था क्या? मुझे लगा दिया। देखो जरा ओशनोग्राफी में देखो दिया है बेटा, ओशियन टेम्परेचर दिया है। अरे इसमें पीडीएफ नहीं पढ़ लिया ना इमेज है इसे ना पोस्ट पेन ड्राइव में। ओशन रिलीफ, उसी के बाद ओशन टेम्परेचर होगा। स्टार्टिंग के डेज में पढ़ाया गया था। हाँ बताओ, टेम्परेचर क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेडियंट ऑफ हीट, ये तो ताप प्रवणता हो जाएगी। ताप प्रवणता तो ये बता रही है ना दोनों दो स्थानों पर कितना अंतर है ताप में, दूरी और नजदीकी में, वहां बनता है ताप प्रवणता। हम तभी ताप की बात कर रहे हैं। किसी भी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा, यानी कितनी वस्तु गर्म है या कितनी वस्तु, तो उसमें टेम्परेचर। अब आपकी गर्मी में कोई भी चीज, मतलब गैस पे अगर रखा है, ठंडा बर्तन रखा है, नॉर्मल बर्तन है तो उसमें हीट नहीं है। जब वो बर्तन गर्म हुआ तो उसमें क्या हुआ, ऊष्मा बढ़ी ना, ऊष्मा की मात्रा। फिर उसने क्या करा, उस ऊष्मा ने उस टेम्परेचर को क्या करा, उसको बर्तन को क्या करा, गर्म करा, यानी उसका तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब सागर का तापमान कौन बढ़ाता है? सनलाइट बढ़ाती है। सागर का तापमान या पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कौन है आपका? सूर्य है। सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है क्या समान मात्रा में सबको मिलती है? जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप, इसको हम कहते हैं सूर्य ताप। अब सूर्य ताप क्या समान मात्रा में सबको मिलता है? भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, ध्रुव पर कम है। भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, ध्रुवों पर कम है। चलो बात मान ले रहे हैं तुम्हारी। इसके अलावा सागर में ताप अधिक मिलेगा स्थल की अपेक्षा या कम मिलेगा? धरती जल्दी गर्म होती है, कम मिलेगा। सागर में ज्यादा मिलता है, ओशन कम होगा। चलो कम छूट कह रहा है वो बताओ क्यों, ज्यादा कह रहा है वो बताओ क्यों? सनलाइट आएगी तो कहते हैं वो स्थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? सागर में एल्बिडो ज्यादा हो रहा है। इफेक्ट तो करते ही। चलो एक बार मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है, एल्बिडो इफेक्ट हो गया। दूसरा देखो, ये तुम्हारे जो पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, तुम्हारे आंसर राइटिंग में काम आते हैं, इसलिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बताओ, चलो एक पॉइंट ठीक है, एल्बिडो हो गया। इसके अलावा आपने कहा ज्यादा होगा, अब ज्यादा बताओ क्यों? जो हमारी वापसी जो क्रिया होती है ना वो ज़्यादा देखती है, वो डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है सूर्य से। बाष्पीकरण तो आएगा यहाँ पर,
और सूर्य ताप अधिक मिल रहा है या कम मिल रहा है, ये बता दो मुझे। वास्तु आप पाठ ही दे रहे हो तुम। यार उसमें मतलब ये बता कि सूर्य की जितनी भी किरणें आती है ना वो डायरेक्टली उसमें महासागर में इसमें पड़ती हैं, इस कारण से ही होता है। डायरेक्टली ओशियन में मिलती है ना ज़्यादा एकदम, और पृथ्वी पर आने के लिए उनको पेड़ पौधे से और उनसे गुजरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा उनकी अपेक्षा कम होता है। और बताओ। धूप में बैठोगे तुम्हारा सर जल्दी गर्म होगा, तुम्हारे कंधे क्यों? क्यों सर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पेट बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। कांटेक्ट बनना सबसे पहले कांटेक्ट जो सर से गाना होती है ना, हाँ, अल्ट्रावायलेट की गाना हो जाता है, डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है ना किसी चीज पे। यूवी रेस तो अर्थ पर डायरेक्ट आती ही नहीं है, ओजोन ना होती तो आती ही, ओजोन रिफ्लेक्ट कर देती है, यूवी की तो बात ही नहीं करेंगे, यूवी होते तो शायद सन में जा भी नहीं पाते, है ना। और बताओ, एक पॉइंट अच्छा है हमारा वास्तुना ठीक था, उसके बाद नहीं। इसलिए भी गर्म हो जाते हैं क्योंकि हम वो तलते पानी ठंडा नहीं होता है, तो गर्म ही रहता है। तल पे पानी ना ठंडा रहता है ना गर्म होता है, वो गर्म ही रहता है। क्या बात कह रही है तुम, हैं? ये कौन सी बात हुई? ये तो लॉजिक मुझे भी नहीं समझ में आया। देखो पहली बात, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो सूर्य ताप है वो प्रत्येक स्थान पे समान ना होके क्या पड़ता है, अलग अलग है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, यानी कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आप 66.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिण अक्षांश पर चले जाओगे तो सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है ना। यही बता रहे हैं कि ये वाला जो स्थान है, आज तो डबल पेन इस्तेमाल करें, जो सूर्य की लंबवत प्रकाश प्राप्त करता है, यानी कि सूर्य ताप अधिक मिलता है, ठीक है। अब सूर्य ताप यहाँ पर अधिक मिल रहा है, पर क्षेत्र देखो, सूर्य को कितना ज्यादा क्षेत्र गर्म करना है या कम? ऊपर की कंपेयर करो, जब कम गर्म करना है तो कम टाइम भी लगेगा और अधिक गर्म भी हो जाएगा। और सूर्य का प्रकाश लग भी कैसा रहा है, लंबवत। इसके ऊपर देखो सूर्य का प्रकाश कैसा आ रहा है, तिरछा। तिरछा लाने के साथ साथ उसको कवर करना है एरिया, वो भी क्या करना है, ज्यादा। अब जितना प्रकाश आया उतना, अब जितना आपने खाया जरूरी नहीं है वो पूरा खाना आपके शरीर में लग जाए, ठीक है। तो यहाँ भी है, जितना प्रकाश पृथ्वी पर आया जरूरी नहीं है पूरा पूरा सूर्य ताप या ऊष्मा पृथ्वी को मिल जाए। कुछ बादलों के कारण रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ बादल अवशोषित कर लेंगे, कुछ बादल को छोड़ के प्रकाश कहाँ जाएगा, धरती पर आ जाएगा। कुछ प्रकाश धरती अवशोषित करेगी और कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देगी। उसमें ही कुछ आपके कण होंगे, किसके, वायुमंडल में कण है ना, धूल के कण, गैसेस हैं, ये भी क्या करेंगे, प्रकाश का अवशोषण करेंगे। तो जितनी मात्रा में प्रकाश आता है उतनी मात्रा में प्रकाश अवशोषण, बनाओ मत, समझो सिर्फ, अवशोषण नहीं होता है, उसका कुछ परसेंट अवशोषण होता है और कुछ परसेंट परावर्तन हो जाता है। परावर्तन मानी पुनः कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में या पुनः ब्रह्मांड में चला जाता है। अब यहाँ पर दो राशियां आ जाती हैं हमारी, कौन सी, एक जल और एक स्थल। ग्लोब खोलने में आज तो ले ही गया है ना, कहाँ पर है, अब देखो ये इक्वेटर है आपका, देखो बेटा इस पे पेन नहीं चल रहा है, चल जाएगा ना, चल जाएगा। इक्वेटर
यानी कि आपकी ये पूरी पृथ्वी है गोल। इसका इक्वेटर जो घाटा है यानी कि जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर देखो उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण में देखोगे आप दक्षिण गोलार्ध, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध है। ऊपर देखो स्थलमंडल अधिक है और जलमंडल कम, और इसकी अपेक्षा दक्षिण में देखो स्थलमंडल कम और जलमंडल ज्यादा है। तो अब यहाँ पर दोनों में क्या पाई जा रही है, विभिन्नता पाई जा रही है। दोनों ही राशियां अलग है, दोनों ही राशियों के गर्म होने और ठंडे होने की दर क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। होगी कि नहीं? स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होंगे या देर से? कितने लोग कह रहे हैं जल्दी गर्म होंगे? क्यों होंगे? सूर्य का प्रकाश लगभग यहाँ पर समान मिल रहा है इस क्षेत्र में। यहाँ स्थल भी आ रहे हैं और आपके सागर भी आ रहे हैं, ठीक है, समान मात्रा मिल रहा है। पर अब स्थल तुम लोग कह रहे हो जल्दी गर्म होंगे और सागर देर से गर्म होंगे, ये रीजन बताओ। मैंने ये पूरी बात कह दी ना आपके। ये देखो ये आपकी मकर रेखा है और ये आपकी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत मिल रहा है इस क्षेत्र में, यानी कि समान मिल रहा है, तो दोनों एक साथ गर्म होने चाहिए। पर तुम कह रहे हो कि स्थल जल्दी गर्म होंगे और सागर देर में गर्म होंगे, तो ये भी सब कुछ बताओ मुझे, स्थल गर्म पहले क्यों होंगे और सागर देर से? डेप्थ की वजह से ओशन में डेप्थ होती है और चलो पॉइंट ठीक है। डेप्थ ओशियन में लेयर्स पाई जा रही है, ठीक है, गहराई है पहली, दूसरी और तीसरी। हम 3 लेयर मान ले रहे हैं, अपर लेयर, मिडिल और लोअर, 3 लेयर है। और स्थल में लेयर नहीं है क्या? स्थल में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। कौन कौन सी? क्रस्ट मेंटल, उसके बाद भी तो है कुछ और, ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और नीचे वाला कोर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी है, जबकि स्थल क्या है आपका ठोस है ना, एक पारदर्शी नहीं है, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अपारदर्शी है। अपारदर्शी होने के कारण पृथ्वी को केवल इसके क्या करना है, सूर्य के प्रकाश को सिर्फ इसकी एक ही सतह क्या होती है, गर्म करनी होती है, जबकि सागर में प्रकाश की किरणें नीचे तक जाती हैं। आगे बात समझ में, इसकी एक सतह को गर्म करना है, इसकी नीचे तक आना है, यानी कि गहराई में जाना है। और यहाँ पर सिर्फ एक लेयर ऊपर वाली गर्म हो गई तो आपको क्या मिल गया, स्थल मंडल गर्म होने के लिए मिल गया। इसके साथ स्थल क्या है, फिक्स है ना, मूविंग तो नहीं है। पानी क्या है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? सिर्फ ओशन करंट के थ्रू और कोई कारण, वो तो ओशन करंट में आ जाएगा। और कोई रीजन? पवन है, कैसे असर ना बताओ। पवने हैं, पवने और ये पवने हैं, मतलब उसकी वजह से, उसकी वजह से मैं पूछ रही क्या है, पवनों की वजह से बताओ। ये मुंह नहीं है, बताओ पवन कैसे जल को मूव करवा रही है? बोलो। कुछ डिफरेंस होता है उस ग्रेडियंट की वजह से, मतलब जैसे हाइट ग्रेडियंट की वजह से डिफरेंस होता है, यानी कि तापों में अंतर। जहाँ तापों में अंतर आएगा वहीं क्या करेगा, पानी मूव करेगा। गर्म पानी हल्का होगा, हल्का होकर क्या करेगा, अपने आयतन में वृद्धि करेगा। आयतन में वृद्धि करने के कारण वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। किस तरफ फ्लो करेगा, जहाँ कम आयतन होगा, पानी नीचे होगा, ठंडा पानी
भारी होगा उसमें घनत्व ज्यादा होगा, लवणता अधिक होगी। घनत्व, लवणता और घनत्व की मात्रा अधिक होने के कारण पानी ठंडा होना होगा, तो उसमें घनत्व और लवणता अधिक होगी, जिस कारण वो भारी होगा। जितना पानी में घनत्व होगा पानी उतना ही भारी होगा, और पानी जितना भारी होगा वो नीचे बैठेगा। पानी जितना गर्म होगा उसकी घनत्व की मात्रा कम होगी। तो टेम्परेचर और आपका डेंसिटी का जो रिलेशन है कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ने पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तब जब सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो यहाँ का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब गर्म होने के साथ अपने आयतन में वृद्धि करेगा तथा इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम। और फिर यही पानी कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर क्या करता है, फ्लो करेगा। अब जब ये पानी गर्म पानी था ना, वो हट गया, तो नीचे से फिर क्या आ गया, ठंडा पानी। अब प्रकाश को फिर वही काम करना पड़ा, सनलाइट को फिर वही काम करना पड़ा। जो गर्म पानी हट गया उसकी जगह कौन सा आ गया ऊपर, ठंडा पानी। उस ठंडे पानी को फिर से क्या करेगा, गर्म करेगा, और स्थल को उसने एक बार गर्म कर दिया है, और उसके बाद तो कोई लेयर नहीं हटी ना, जबकि सागर की क्या हो रही है, लेयर चेंज होती जा रही है। अब मूविंग पता चल गया। दूसरी बात, अगर हमको 10% या 50% स्थल और सागर दोनों में ही सूर्य का ताप मिल रहा है, तो जो पृथ्वी पर है वहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा या कम होगा, स्थल पर कम। क्यों कम होगा, मैम वहाँ पर पानी कम है, पानी कम है। कहाँ पानी कम है, मैम स्थल सागर के पीछे। अच्छा चलो मानते हैं। और सागर में पानी ज्यादा है, सागर ही है। तो सागर ही है, ठीक है। स्थल पे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर कम होती है, यानी कि अगर उसको 50% प्रकाश प्राप्त हो रहा है किसको, स्थल को, तो 10% वाष्पीकरण में, बाकी 40% स्थल को हीट करने में लगता है। इसके विपरीत सागर में क्या होता है, 25% वाष्पीकरण के लिए प्रकाश चाहिए होता है, और 25% किसके लिए, सागर को गर्म करने के लिए। तो जब हमें सूर्य ताप मिल रहा है स्थल पर और सागर में, उनकी एनर्जी अलग अलग जा रही है, यानी कि पृथ्वी पर यानी कि स्थल पर जो प्रकाश मिल रहा है सिर्फ उसको एक ही काम करना है, स्थल को गर्म करना है, जबकि इसके विपरीत सागर को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसमें कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। वाष्पीकरण की दर यानी कि वाष्पीकरण भी होना है, और जहां वाष्पीकरण होगा वहां बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे तो सूर्य का प्रकाश कैसा आएगा, हल्का हो जाता है। वेरी गुड। जहां बादल बनेंगे सूर्य का प्रकाश भी हल्का हो जाएगा, यानी कि आपकी ताप की दर, जो ताप प्राप्त करने की दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा के पास जहां साचल राशि है वहां पर अन्यवर्त यानी कि ऊपर के अक्षांशों की तुलना में प्रकाश क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त होने का कारण पता चल गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां लंबवत पड़ रहा है, लंबवत पड़ने के साथ साथ वहां वाष्पीकरण की दर अधिक है, और वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण वहां पर बादल यानी कि जो आपका निचला वायुमंडल है ना, वो कैसा रहता है, उस क्षेत्र में बादल से आच्छादित रहता है, और बादल से आच्छादित होने के कारण सूर्य ताप उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होता। तो सागर स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होने के कारण वहां का जल क्या है, गतिशील है। गतिशील होने के कारण स्थल क्या होते हैं, देर से, वो सागर क्या होते हैं, देर से गर्म होते हैं। और जितना प्रकाश किसको मिल रहा है, सागर को मिल रहा है, आधा प्रकाश वो वाष्पीकरण में और आधा प्रकाश सोम को गर्म करने में लगाता है। अब मान लो ये सागर है, सागर की क्या करा, प्रकाश आ रहा है, सागर में 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश अच्छी तरह पहुंचता है। पर क्या ये बताओ 200 मीटर की गहराई में पूरा 200 मीटर तक का जल गर्म कर लेगा, क्यों? जहां तक सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट बहुत अच्छी तरह से पहुंच रहा है वो पानी जल्दी गर्म होगा। इसको हम मानते हैं 20 मीटर तक पानी क्या हो जाता है, डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है।
उसके बाद का जो जल है वो कैसे होगा? पहले ऊपर वाला रिमूव होगा, इसके बाद इसको क्या कहते हैं? संवहनी प्रक्रिया के दौरान। संवहनी प्रक्रिया क्या होती है? जब ऊपर का हुआ गर्म, उसके संपर्क में जो जल आया वो गर्म होगा, फिर उसके संपर्क में जो जल आया वो गर्म होगा। ठीक है, तो ये संवहनी। अब संवहनी क्रिया और संवहनी ऊष्मा है, वो ऊष्मा नीचे से सागर में कहाँ जा रही है? ऊपर से नीचे की ओर, जबकि धरातल पे कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर की ओर। दोनों में याद रखना, ये संवहनी ऊर्जा ही क्या होती है? रात में निकलती है, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की पार्थिव ऊष्मा। पार्थिव ऊष्मा किसको कहा जाता है? इसी संवहनी जो पृथ्वी क्या करती है? रात में छोड़ती है गर्मी। तो कभी देखते हो ना, रात में ऊष्मा एकदम पानी डालते हैं तो कितना भाप सा निकलती है, तो ये संवहनी ऊष्मा ही होती है जो रात में पृथ्वी को गर्म रखती है। किसके बाद? सनलाइट जाने के बाद। अब सागर में क्या हुआ? जब ये वाला पानी गर्म हो गया तो ये इसके संपर्क में जो पानी आया वो गर्म होगा, फिर इसके संपर्क में जो पानी आया वो गर्म होगा। इसको आप ऐसे समझो, जब आप किसी भगोने में पानी गर्म होने रखते हो गैस पर, तो क्या ऊपर वाला पानी गर्म होता है? पानी कैसे चेक करते हो? उंगली डाल के, है ना? पानी हल्की डालते हो, पूरी नीचे तक डालते हो? ऊपर डालते हो तो ऊपर से पता चल जाता है ऊपर का पानी अभी हल्का गर्म है, यानी कि पानी अभी और गर्म हो। इससे नीचे जो आग के संपर्क में है या जो तली पर है, जिसपे क्या लग रहा है? हीट बहुत अच्छी तरह मिल रही है, वो उसकी कंपेयर में अधिक गर्म होगा, है ना? अब इसी को तुम बंद करके रख दो तो हीट क्या है? बाहर निकलना बंद कर देगी, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा? एक साथ गर्म हो जाएगा। जहां जल गर्म होगा वो कैसे होगा? संवहनी ऊष्मा के द्वारा होगा। जहां सागर की एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आके नीचे वाले पानी को गर्म करती है, तो उसकी गर्म करने की दर भी तो होगी। मान लो आपके पास 10 रोटी हैं, 2 रोटी आपने अपने पास रखी, 8 रोटी तो दे पाओगे? 8 से ज्यादा तो नहीं दे पाओगे ना। तो जितनी ऊष्मा यहाँ मिल रही है वो उतनी ऊष्मा तो यहाँ तक पहुंचाएगा। तो अगर उससे ज्यादा मिल जाएगी तो क्या पहुंच जाएगा? तो सागर में अधिकतर पानी की जो जल जो गर्म होता है वो कहाँ तक होता है? सिर्फ 200 मीटर तक। 200 मीटर में भी 20 मीटर वहां तक जहां पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट है। उसके बाद जो जल गर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है? संवहनी तरंगों के द्वारा। और संवहनी तरंगे वही कि जब एक जल दूसरे जल के संपर्क में आता जाएगा वो गर्म होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, यहाँ पर गहराई में भी गर्म करना था और उसके साथ साथ ये परतें भी क्या चली जाती थी? मूविंग थी। इसलिए स्थल क्या होते हैं? सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं। अब फिजिक्स का नियम है, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होगी वो उतनी जल्दी ही ठंडी होगी। यानी कि जो सागर का सबसे अधिकतम तापमान है, वो अधिकतम तापमान का समझ में आ रहा है? सागर सबसे ज्यादा गर्म कब होंगे? और ठंडे कब होंगे? 2 बजे के बाद सागर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नोटिस किया जाता है और सुबह 5 बजे लो टेम्परेचर नोट किया जाता है। जबकि पृथ्वी पर 12 बजे के बाद, स्थल पर 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? आपके गर्म। दोपहर में 12 बजे बाद पृथ्वी एकदम क्या होने लगती है? गर्मी, ऊष्मा देने लगती है। और 2 से 3 बजे तुम देखते हो ना गर्मियों में बिल्कुल ठंडा घाव होने लगता है, चुभने वाली गर्मी होती है। 3 से 4 का टाइम काट ही नहीं पाते हैं, तब से 5 बजने पर आधा तो थोड़ा क्या हो जाता है? 1 मिनट गर्मी में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो रात में 12 बजे आके पृथ्वी क्या हो जाती है? एकदम ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर सागर, जहाँ पृथ्वी रात में 12 बजे ठंडी और आज स्थल, पृथ्वी का मतलब यहाँ स्थल समझना, जहाँ स्थल 12 बजे ठंडे महसूस होने लगते हैं, वही सागर आपको सुबह 5 बजे ठंडे और दोपहर के 2 बजे के बाद उनमें टेम्परेचर बढ़ना। पानी नहीं दे सकता, साफ है। ये तो कुछ गर्म है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा जो सागर का टेम्परेचर यानी कि गर्म करने की प्रक्रिया है 2 तरह से, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज का मतलब
बताओ 37 मतलब बताओ 37 लंबा मतलब मैं कैसे खड़ी हूँ और लेट जाएंगे तो सागर में जो तापमान होता है, अगर हम 37 की बात करें उस तो अक्षांश रेखाओं के मद्देनजर उसको ध्यान में रख के लिया जाता है। क्षैतिज वितरण यानी कि ध्रुवों से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर और इक्वेटर से ध्रुवों की ओर। इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है? कारण कितने कम? इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश लंबा और ध्रुवों पर मतलब 3.5 घंटे के बाद तिरछा, उसके बाद ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर सर्वाधिक लंबे दिन और सर्वाधिक लंबी रातें होती हैं। कितने लंबे दिन हो सकते हैं? 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें। और इक्वेटर पे कितने लंबे दिन होते हैं? 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। जैसे जैसे इक्वेटर से कहाँ जाओगे? ध्रुवों की ओर जाओगे, दिन की अवधि बढ़ेगी या कम होगी? उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं हम लोग गर्मी में। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में दिन लंबे होंगे, छोटे नहीं होंगे। और दक्षिण गोलार्ध में इसके अपोजिट होगा, दिन छोटे होंगे। और अभी वहां पर दिन कैसे हैं? अभी वहां दिन लंबे हैं और हमारे यहाँ दिन छोटे हैं। समझ में आ गए? इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होंगी। उसके बाद प्रायः ध्रुवों की तरफ जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः शरद ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी, और दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। और ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? समर सीजन, दिन लंबे और रातें छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पर दिन छोटे रातें लंबी दिन लंबे यानी कि इसको कहते हैं दैनिक तापांतर। क्या बोल रहे हैं हम? दैनिक तापांतर यानी कि सूर्य का प्रकाश दिन की अवधि कितनी है, तो इसके अनुसार भी तो आपका होगा। जहां दिन की अवधि ज्यादा वहां पर सूर्यताप अधिक, और सूर्यताप अधिक तो यानी कि दिन अधिक गर्म होंगे और रातें ठंडी। सर्वाधिक सूर्यताप मतलब सूर्यताप का अंतर, तापांतर, दैनिक का तापांतर कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में सर्वाधिक। कैसे? दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है। दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती है। माइनस करो जरा इसको। तुम 45 कह रहे हो, हम मान ले रहे हैं तापमान। दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। हम मानते हैं 20। अंतर कितना है? 25 का। इसके बाद और कहाँ जाए हम? ध्रुवों पर या कहीं स्थल पे चले जाए? चलो स्थल पे चले जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दिन का तापमान 35 सेंटीग्रेड रहता है और रातों में कितना कम होता है? स्थल पे 25 पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है 30 या 29 पहुंचता है ना? अंतर दिखाओ कितना आया? 6 का। सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पाया जा रहा है? इस पर सागरों में ये अंतर नगण्य माना जाता है। सागरों में ये अंतर क्या होता है? दैनिक तापांतर बहुत कम यानी सिर्फ 1 डिग्री का आता है। तो 1 डिग्री को हम नगण्य के रूप में
मानते हैं किसमें, सागरीय तापांतर। ये ज्यादा तापांतर कहाँ दिखाई दे रहा है आपके स्थलों में। अब यही तो बात कह रहे हैं, जो चीज देर से गर्म होगी देर से ठंडी होगी, यानी कि उसमें जो हीट की निकलने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी, धीरे धीरे होगी, और दिन की अवधि क्या हो जाएगी उस बीच में खत्म हो जाएगी। ये तो कहा सागर सबसे ज्यादा 2 बजे के बाद गर्म मिलेंगे और स्थल आपके 12 बजे के बाद, और सागर कब ठंडे मिलेंगे, ठंडे कब होंगे, सुबह 5 बजे। तो इनके बीच में क्या होगा, जब अंतर निकालेंगे हम तो सिर्फ 1 डिग्री आता है। तो यानी कि दैनिक तापांतर अगर हम बात करें सागरों में नगण्य माना जाता है। पर यही वार्षिक तापमान की बात करें तो वार्षिक तापमान में उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे ठंडे कब होंगे और सबसे गर्म कब होंगे। और दक्षिण गोलार्ध विपरीत हो जाएगा सही इसलिए, ठीक है। जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में सबसे क्या होता है, अधिक ठंडा होगा। सबसे ज्यादा ताप अंतर जो डिनोट करा जाएगा वो सागरों में नहीं होता है, कहाँ होता है, स्थलों में होता है। और स्थलों में कहाँ पर आपका एशिया। क्यों कपकपा रहे हो, क्यों कपकपा रही हो, ठंड हो रही है एशिया में और उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके विपरीत जब आप कहाँ जाओगे, दक्षिण गोलार्ध में जाओगे तो जनवरी का महीना सबसे गर्म और जुलाई का महीना सबसे ठंडा होगा। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना सबसे गर्म होगा। क्लियर हो गया। और तापांतर कहाँ, स्थल पे नहीं, स्थल पे पाया जाएगा जबकि सागरों में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारी समताप रेखाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल लाइन, वो क्या होती है, कैसे खींची जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, किधर से किधर खींची जाएंगी बताओ। समताप रेखाएं क्या होती है, समताप रेखाएं, पहले समताप रेखाएं बताओ होती क्या है। अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन कितने सही हुए कितने गलत। जहां पर ऐसी लाइन जो समान तापमान को दिखाती है। नॉर्मली क्या होता है, जो समताप रेखाएं होती हैं अक्षांश को ध्यान में रख के, अक्षांश का क्या करती हैं, अनुसरण करती है, यानी कि अक्षांश के समांतर रहती है। पर स्थल और सागर आने पर ये क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे, या उत्तर की ओर करेंगे या दक्षिण की ओर करेंगे, है ना। अगर मान लो सेम चल रही है, कहीं ताप में अंतर आया तो क्या हो जाएगा, हो सकता है उत्तर मुड़ जाए और हो सकता है दक्षिण मुड़ जाए। समझ में आ गया। कहां पर होगा, जब स्थल और क्या आएंगे, जल आएंगे। खींची कैसे जाती है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो और जरा बताओ। पहला स्टेटमेंट, उक्त तथा निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तरों का चयन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला लिखो, समताप रेखाएं। पहला है फर्स्ट पॉइंट, समताप रेखाएं समान ताप को बनाने वाली काल्पनिक रेखा है। दूसरा, यह प्राय पश्चिम से पूरब की ओर, यह प्राय पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। यह प्राय पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक विस्तृत होती हैं।
पॉइंट्स हैं, बताते जाना कितने सही हैं कितने गलत हैं। कितने लिख लिए? कितने लिखे हो? 3 लिखे हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक विस्तृत होती हैं। आप पहली बार आए? तुमसे पूछा मैंने। तुम मेरे को ना ऐसे लोग वो करते हैं ना, मेरे को अपनी मैडम याद आती है। हमारे बहुत मैडम थी सिका बोरा, तो उन्होंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा था। उसने कह दिया सॉरी मैम। सॉरी का मतलब मुझे नहीं आता है ना, तो उसने सॉरी कह दिया, मैम ने कुछ नहीं कहा। पीछे से एक लड़का बोल पड़ा, मैडम सॉरी का मतलब ये होता है कि उसको नहीं आता है। मैडम ने सीरियस घूरते ही कहा, तुम उसके पिए हो क्या? तो तुम पैरवी कर रहे हो उसकी। मुझे भी पता है सॉरी का मतलब। आगे उसको क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विचलित होती है। चौथा पॉइंट लिखो। 3 हो गए। चौथा पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट ये है, समताप रेखाएं प्रायः गल्फ स्ट्रीम, समताप रेखाएं प्रायः गल्फ स्ट्रीम के क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर विचलित होती है। अब बताओ कौन से कथन सही है कौन से गलत है। फिर हम इन्हीं 4-5 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जैसा कि तुम लोग को पूरा पता ही है, तुम्हारा ये रिवीजन टॉपिक है ना, ये टॉपिक पूरा डिटेल में आप पढ़ चुके हो। ऐसा तुम लोगों की डिमांड, ये टॉपिक खत्म करके उसकी डिमांड है, उसको पूरा करना। नहीं कहेगी मैडम आखिरी दिन में मेरी डिमांड पूरी। बताओ चलो। पहला पॉइंट बताओ सही है या गलत है? बताओ पहला पॉइंट बताओ सही है या गलत है? पहला ठीक है, पहला तो सब निकाल लोगे। अब दूसरा बताओ। दूसरा भी सही है। दूसरा कैसे सही है? आप मैंने थोड़ा पश्चिम से ही पूर्व की ओर खींच लिया। सूर्य किधर उदय होता है? तापमान सबसे पहले कहाँ बढ़ेगा? पश्चिम में बढ़ेगा। तापमान सबसे पहले कहाँ बढ़ेगा? है ना, पश्चिम में बढ़ेगा, पूरब में बढ़ेगा ना। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएंगी ना। किससे? पूरब से पश्चिम। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब। तो अब हम टेम्परेचर पहले इधर बढ़ेगा ना, तो किधर से खींचेंगे? पूरब से पश्चिम। समझ में आ गया? पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा बताओ। तीसरा सही होगा। कैसे? क्योंकि आपने बताया था ना कि मतलब नीचे से अगर विस्थापित हो जाएगी ना स्थल में, सॉरी उसमें महासागर में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में ओशियन ज्यादा है। इस वजह से ना ये आपने बोला था। मैंने तो बहुत कुछ बोला है, बताओ क्या बोला है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है और आप मुझे बताइए तो सही है या गलत है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक विचलित होंगी। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में जल ज्यादा है या स्थल ज्यादा है? जल। और दक्षिण गोलार्ध में जल ज्यादा है, यानी कि समान राशि मिल रही है। जहां समान राशि मिलेगी वहां विचलन कम होगा।
जहाँ राशियों में परिवर्तन होगा वहाँ विचलन अधिक होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक विचलित होती हैं, कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल जलमंडल की अपेक्षा अधिक हो पाया जाता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल अधिक पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर अक्षांश रेखाओं के समताप आपके समांतर खींचोगे तो विचलन कहाँ देखोगे? जहां पर स्थल आएगा, है ना। मान लो ये है, अब यहां से हम जा रहे हैं, अब विचलन देखते रहना, स्थल मिला कहीं, यहां पर मान लो थोड़ा सा खंड आया तो या तो इधर विचलित होगा या इधर विचलित होगा, फिर क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर अगर हम खींच रहे हैं तो एक यहाँ पर आया, यहाँ विचलित होगा, उसके बाद आगे बढ़ा फिर विचलित हुआ, यहाँ पर स्थल पे समान है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम समताप रेखाएं खींचते हैं तो हम किसको ध्यान में रखते हैं? सागर को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। किसको? हम सागर को ध्यान में रख के ही समताप रेखाएं खींचते हैं, स्थल में नहीं, क्योंकि स्थल में क्या पाए जाते हैं? उच्चावच। अब आपको पता है ऊंचाई जाने पर तापमान में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो हम धरातल को भी जब मानेंगे तो कोई भी उच्चावच को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे कि उस स्थान पर कोई भी उच्चावच नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि बस हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी भ्रम है ना कि यहाँ पर ताप में भिन्नता होगी, स्थल पे भी ताप में क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाती है। एक सुनो, अगर कोई बगीचा है वहां पर तापमान कम होगा या अधिक होगा, और खुले मैदान में तापमान अधिक होगा या कम होगा? खुले मैदान में ज्यादा होगा और बगीचे में कम होगा। तापों में यहाँ भी अंतर पाया जाएगा, पर हम उसको क्या मान रहे हैं? यहाँ पर पूरा खुला मैदान है। अब उसी स्थल पर आपके क्या पाए जाएंगे? पर्वत भी पाए जाएंगे, पठार भी पाए जाएंगे। पर्वत और पठारों में ऊंचाई के साथ तापमान गिरेगा, तो हम उसको भी क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। हम ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या है? समान है, यानी कि प्लेन मैदान है। ऐसे ही जब हम यहाँ समताप रेखाएं खींचेंगे तो सागर का अनुसरण करते हुए ही खींची जाती है, पर ये पूर्णतया क्या होती है? सटीक नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा? विचलन हो जाता है ना। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर भी हम पठार है, क्या है? तिब्बत का पठार है, तो यहाँ भी टेम्परेचर यहाँ डाउन होगा, पर हम क्या मान रहे हैं? यहाँ ऊंचाई नहीं है, कोई उच्चावच नहीं है, क्या है? प्लेन मैदान है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब मान लो जैसे हम यहाँ पहुंचे, सागर राशि आ गई तो ठीक है। अब सागर राशि आ गई तो विचलित हो जाएगा, विचलित हुआ, फिर ये पहुंच गया, फिर यहाँ पर आए, फिर सागर राशि आई, फिर विचलित हुआ, ऐसे पहुंचे। अब कोई द्वीप आ गया, फिर विचलित हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ विचलन देख लो, यहाँ विचलन देख लो। तो ऐसे होगा जहां पर स्थल और खंड, स्थल और जल दोनों ही है, समान राशि नहीं है, तो वहां पर विचलन ज्यादा होगा। जहां पर सेम राशि है वहां पर विचलन कम होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक विचलित होती हैं, कारण क्या है? वहां पर स्थल मंडल का अधिक पाया जाना। क्लियर? अगला पॉइंट, बताओ सही है या गलत? तीसरा वाला बेटा गलत है, क्योंकि मैंने विचलन किसमें बोला है? दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा बोला है ना, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में विचलन अधिक है, दक्षिण गोलार्ध में कम है। कारण पता चल गया, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में अधिकतर क्या है? आपका जलमंडल पाया जाता है। चौथा वाला सही होगा तो बताओ कैसे सही? यही क्वेश्चन आपका किसमें आया था? यूपीपीसीएस में नहीं, यूपीएससी में आया था 2024। बस लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी चेंज कर दी। बताओ सही है या गलत है? विचलन हो रहा है ना, वो हाई टेम्परेचर की साइड के लिए जा रहा है, क्योंकि जब भी कहीं पे स्थल आ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो भूमध्य रेखा की ओर ही होना चाहिए। और कुछ?
रेखाएं किसी गर्म जल या गर्म सागरीय जल को जाती हैं तो वहाँ समताप रेखाएं क्या होता है, विचलन करती हैं, और ये विचलन प्रायः ध्रुवों की ओर होता है। जब सागर का जल कैसा होगा, गर्म सागरीय जल में समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर विचलन करेंगी। इसके विपरीत ठंडे सागरीय जल में समताप रेखाएं भूमध्य रेखा की ओर विचलित करेंगे। अब मैंने कहा गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी है, गर्म है या ठंडी है, तो किसकी ओर विचलन करेंगी, ध्रुवों की ओर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था उत्तरी अटलांटिक में जो आपकी गल्फ ऑफ स्ट्रीम की धारा है उस तरफ समताप रेखाएं प्रायः दक्षिण की ओर मुख करती हैं, पहला कथन था। और दूसरा कथन समताप रेखाओं के बारे में ही पूछा गया था। आपका ये कथन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका गर्म जलधारा। जब गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की है तो आप यही देखो गल्फ स्ट्रीम की धारा ये जाती है ना, तो यहाँ पर जो विचलन हो रहा है समताप रेखाओं का किधर हो रहा है, ध्रुवों की ओर हो रहा है। अब यहीं पर ठंडी जलधारा आएगी, जब उसका विचलन होगा तो किसकी तरफ होगा, भूमध्य रेखा की तरफ होगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना, समताप रेखाओं से रिलेटेड है। ये वाला भी गलत है, तो सिर्फ एक ही सही था पहला, बाकी सारी गलत है। एक्सप्लेनेशन चाहो तो अपने आप लिख सकते हो, नहीं तो चीजें ये समझ जाना। अब हम बात करेंगे जो समताप रेखा है आपकी ठंडे सागरीय और गर्म सागरीय, समझ में आ गया। जब सागर का जल क्या होगा, गर्म होगा, तो समताप रेखाओं का विचलन किधर होगा, ध्रुवों की ओर। जब ठंडा होगा तो उसका विचलन होगा भूमध्य रेखा की ओर। जब हम समताप रेखाएं खींचते हैं प्रायः, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेंगे, या अपोजिट समझ लेना। जब ये समताप रेखाएं पहली बात किससे खींच रही है, पूरब से पश्चिम की ओर खींच जाती है, तो हम किधर से इधर चलेंगे। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में इनका विचलन होगा, किधर होगा, ध्रुवों की ओर होगा या सागरों की ओर, सॉरी भूमध्य रेखा की ओर। देखो जब हम स्थल से सागर की ओर आएंगे, कोई भी समताप रेखा खींचेंगे, यानी कि हम स्थल से सागर की ओर आएंगे तो स्थल पे तो समान रहेगी, जैसे सागर की ओर आए थोड़ी विचलित होगी, कहाँ जाएगी, ध्रुवों की ओर आएगी। फिर क्या होगा, एकदम मिलेगी। जैसे क्या आएगा आपका स्थल मंडल आएगा, विचलित होगी, कहाँ जाएगी, ध्रुवों की ओर आएगी। समझ में आ गया? जब हम गर्मियों के टाइम पर समताप रेखा खींच रहे हैं तो जब स्थल से वो किसमें आएगी, सागर में आएगी, उसका विचलन किसकी तरफ होगा, भूमध्य रेखा की ओर। जब ये सागर से किधर खींची जा रही है, स्थल की ओर आ रही है, तब इसका विचलन कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों की ओर। समझ में आ गया? इसी के विपरीत कब होगा, सर्दियों में हो जाएगा। सर्दियों में कब हो जाएगा, जब मौसम ठंडा होगा, तब हम स्थल से कब खींचेंगे, सागर की ओर, तो आपकी समताप रेखाओं का विचलन किधर जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर। और सागर से स्थल की ओर आएंगे तो विचलन कहाँ चला जाएगा आपका, ध्रुवों की ओर। लिख लो, ये कुछ पॉइंट है जो स्टेटमेंट में आएंगे और आपके याद होने चाहिए। प्रायः गर्मियों में ऐसे लिखो, गर्मी लिखो पहले, क्या, हाँ गर्मी लिख लो, आप हेडिंग डाल के पैरा चेंज कर लो। ग्रीष्म काल में लिखो, ग्रीष्म काल में समताप रेखा, ग्रीष्म काल में समताप रेखाओं को प्रायः स्थल से सागर की ओर खींचने पर, स्थल से सागर की ओर खींचने पर ये ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर विचलित होती हैं। गर्मियों में भूमध्य रेखा की ओर विचलित होती हैं तथा सागर से स्थल की ओर खींचने पर ध्रुवों की ओर विचलित होती है, तथा सागर से स्थल की ओर खींचने पर ध्रुवों की ओर विचलित होती है। ये समानता हम कहाँ बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, इसके अपोजिट
काल में प्राय, सॉरी सर्द काल में प्राय, सर्द काल में प्राय इसकी विपरीत दशाएं होती हैं। सर्द काल में प्राय इसके विपरीत दशाएं होती हैं। नॉर्मली देखा जाता है 30 डिग्री अक्षांश पर जो आपका टेम्परेचर होता है समताप रेखाओं का वो क्या होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 60 डिग्री पर कितना होगा, सॉरी 40 पर 14, 60 पर बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा टेम्परेचर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो प्राय टेम्परेचर कम होता है। तो मैं अक्षांश की बात कर रही हूँ ना, 20 डिग्री पर कितना है 22 सेंटीग्रेड, 40 डिग्री पर 14 सेंटीग्रेड, ऐसे आप किसको पहुंचाओगे 60 पर तो 7 या 7.5 सेंटीग्रेड होगा, ध्रुवों पर ये माइनस में चला जाए। क्लियर हो गया? और कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? समताप रेखाएं समझ में आए, बाकी तुम लोग अपना डिटेल में पढ़ लेना। इसके बाद करेंगे हम क्षैतिज वितरण और हम बात करेंगे लंबवत की। महासागरीय जल का तापमान, क्षैतिज बात कर ली, क्षैतिज बात करेंगे हम अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करते हैं। हम लंबवत बात करेंगे तो सागर की गहराई का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ बताया है जो सूर्य का ताप है वो 200 सेंटीमीटर तक क्या जाता है, लगभग पहुंचता है। एक ये आपकी मिक्स लेयर दिखा रहा है, एक आपकी थर्मोक्लाइन दिखा रहा है, दूसरा आपका टी बॉटल दिखा रहा है। मिक्स लेयर तो कुछ नहीं, मिक्स लेयर क्या बताएं वो आपको। अब यहाँ पर 3 लेयर दिखा दी, जो ऊपर है सतही है, जो क्या कर रहा है यहाँ का पानी जो हमने बताया था क्या कर जाता है, ताप बढ़ने के साथ आयतन बढ़ता है और घनत्व बढ़ेगा या कम होगा, घनत्व कम होगा। घनत्व का मतलब पानी की भार से, यहाँ पर तुम लोग ये समझो पानी का भार से, बाकी घनत्व का तो मतलब होगा आपका द्रव्यमान, है ना। क्यों सुने होगे ना, इतने द्रव्यमान की वस्तु कितना आयतन घेरेगी, ये सब चीजें फिजिक्स में निकालते हैं ना इसके। तो यहाँ पर तुम लोग सीधे सीधे घनत्व का मतलब समझो पानी में भारहीनता, यानी कि पानी में कितना भार है। जब ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व यानी कि भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी का भार कम हो गया तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया तो वो ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर मिक्स लेयर इन्होंने ये कहा जो ऊपर की लेयर है वो प्राय क्या होती है, गतिशील होती है। जब ये पानी हट जाता है तो ठंडा पानी क्या होता है, फिर से ऊपर आ जाता है, उसका जगह ले लेगा और ये वाला पानी कहीं और जाके क्या हो जाएगा, वही ठंडे स्थान पे। तभी तो धाराएं बन रही हैं। जब आपको कल यानी कि उससे पहली क्लास में तो जलधाराओं को डिफेक्ट करने वाले कारक बता दिए थे। कौन कौन से कारक थे आपके, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ओशन करंट को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा, भरत, बताओ। ओशियन करंट को प्रभावित करने वाली कारक, पृथ्वी की गति सागर की लवणता और सागर का घनत्व। ठीक है, लवणता क्या है, जितना लवणीय पानी होगा यानी कि सागर की लवणता और सागर का घनत्व, इसमें जो रिलेशन है वो कैसा है बताओ, इनवर्स होगा। लवणता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा या घटेगा,
बाहर से लेना, घनत्व बढ़ेगा। टेम्परेचर और घनत्व में इनवर्स है, जबकि डेंसिटी और सैलिनिटी में कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बनता है। यानी घनत्व बढ़ेगा तो आपका लवणता बढ़ेगी, लवणता बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ेगा। जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। अब यहाँ पर कम घनत्व हुआ तो कम घनत्व वाला पानी क्या करेगा? फ्लो करेगा किधर? अधिक घनत्व वाले जल की ओर, क्योंकि अधिक घनत्व वाला जल क्या होगा? भारी होगा, भारी होके नीचे बैठा होगा। समझ में आ गया? तो यही जो ऊपर बैठना है या नीचे बैठना है, ये क्या कहा जा रहा है? प्रवणता कहा जा रहा है। किसकी प्रवणता? कौन था ये? सॉरी, एसएससी का बच्चा था। तो ये जो प्रवणता आई है, प्रवणता यानी कि आपका ग्रेडिएंट, जो हमारा ढाल है, ऐसे किसमें बनता है? आपके वायु दाब में बनता है। जब ये दाब अंतर किसमें पाया जाएगा? वायु दाब में, तब आपकी वायु को गति मिलेगी। जब यही अंतर किसमें पाया जाएगा? जल में पाया जाएगा, तभी आपके जल को गति मिलेगी। जब यही अंतर किसमें पाया जाएगा? समताप रेखाओं में। ये अंतर हर जगह पाया जाएगा और जहां पाया जाएगा वहीं आपकी, चाहे वो ताप प्रवणता हो, चाहे वो आपकी घनत्व प्रवणता हो, चाहे वो आपकी लवणता प्रवणता हो, ये सब कब होगा? जब दो स्थानों पर भिन्नता पाई जाएगी। किनके? इनमें। और प्रवणता जितनी नजदीक होगी उतनी ही गति क्या होगी? अधिक होगी। प्रवणता जितनी दूर होगी उतनी गति कम होगी। क्लियर हो गया? अब इस पर आओ, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये पूरा है। हम मान रहे हैं कि 2000 मीटर, कितना बोला? 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पहुंचता है। डायरेक्ट मतलब कुछ मात्रा में पहुंचता जाता है, पर 200 मीटर के बाद सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पहुंचता। उसके बाद अगर कुछ पानी गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? संवहनी तरंगों के द्वारा ही हो रहा है। यहाँ पर ये दिखाया है 1000 और 500। 500 से ऊपर हम जाएंगे तो इसको आप लगाओगे 300 वाला, 300 मीटर। ये सब चीजें हैं आपके मीटर में। और इससे ऊपर हमारा 200 मीटर। ये 200 मीटर वो वाला स्थान है जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अधिकतर आपके कोरल या जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसी 200 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। उसके बाद भी पाए जाते हैं, पर वो पाए जाते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जीव, इनको आंखों की भी जरूरत नहीं होती है। होती है क्या आंखों की जरूरत? सागर के अंदर जो जलीय जीव पाए जा रहे हैं, क्या उनमें आंखें होती हैं? बताओ। इंफ्रारेड पे काम करते हैं, उनके पास आंखें नहीं होती हैं। उनकी स्किन में क्या होता है? रेडियम टाइप की स्किन होती है जो अंधेरे में चमकती रहती है। समझ में आ गया? जब प्रकाश ही नहीं है तो उन्हें आंखों की जरूरत क्या है? प्रकृति भी अच्छी है, प्रकाश है तभी आंखें हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तुम देख पाओगे? प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारी आंख पर? बनता कब है प्रतिबिंब? जब प्रकाश किसी सतह से या वस्तु से टकरा के उसका हमारी आंखों पे पड़ता है, तभी वो हमें दिखाई देती है। रात में तो तुम ऐसे चलते हो ना, रात में ऐसे क्यों चलते हो? प्रकाश नहीं है, कमरे में लाइट जला करती है तब तुम्हें चीजें दिखती हैं। तो सेम है, जैसे ही सागर के नीचे जाएंगे सूर्य का प्रकाश जाना बंद कर देता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ऐसे अंधेरे में जो जंगली जीव रहते हैं उनको आंखों की जरूरत नहीं होती। इंफ्रारेड के कारण वो क्या करते हैं? मूविंग करते हैं और अपना शिकार करते हैं। इंफ्रारेड पता है कैसी होती है? ऐसा कोई धरातल पे ऐसा कोई प्राणी है? प्राणी जीव है जो इंफ्रारेड रेज निकालता हो और अपना काम करता हो? हाँ, तो वो भी निकालता है ना तरंगें, और टकराती है तो उसको पता चल जाता है सामने कोई है, अपनी गति चेंज कर लेता है। तो ऐसा जीव कौन सा है आपका? चमगादड़। उसके पास में आंखें नहीं है। अंधेरे में कोई देख ले तो कहावत सुने हो ना, चमगादड़ हो क्या, उल्लू हो क्या, इन लोग को क्या दिखता है रातों में?
हम लोग को रातों में नहीं दिखता, जबकि जानवर क्या करते हैं, रातों में देखते हैं, उनकी आंखें देखना रात में चमकती हैं, कंचे जैसे बिल्कुल। बिल्ली, अब बिल्ली ये मैं थोड़ी ना देखी हूँ, हाँ मैं बिल्ली, सिर्फ बिल्ली नहीं जितनी भी आती जंतु है ना, सबकी आंखें रात में चमकती हैं। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वो जोन पाया गया है जहाँ पर हमारे क्या मिल रहे हैं, जलीय जीव जंतु प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हमने 300 दिखाया। देखो नॉर्मली जो सागर के सतह का तापमान होता है 24 से 25 सेंटीग्रेड रहता है। इससे ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 सेंटीग्रेड तापमान हो गया सागरीय सतह का, तो क्या होगा, जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। उसके साथ एक आदर्श दशा है चक्रवात आने की, है ना। सागरीय सतह का तापमान कितना होना चाहिए, 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी आपके चक्रवात बनेंगे। तो नॉर्मल कितना है आपका, सतही का तापमान 24 से किसके बीच में रहता है, 20 से। यहाँ पर इन्होंने 20 से 24 के बीच में लिखा है, यानी कि 23 माना है। अब यहाँ पर देखो 300 तक जो टेम्परेचर है, क्या उसमें आपको गिरावट दिख रही है, इधर आने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नीचे जाने पर गहराई बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखो 24 टेम्परेचर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, लगभग 200 तक, है ना। 200 के बाद टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ। 300 के बाद और 1000 के बीच में देखोगे टेम्परेचर में एकदम से क्या हुई, गिरावट आई। जहां पर ये टेम्परेचर में एकदम गिरावट आई है, इसी को हम कह रहे हैं थर्मोक्लाइन, यानी कि ताप प्रवणता। ताप प्रवणता इसी को बोला है। ये क्षेत्र जो हो गया 300 से 1000 में, यहाँ टेम्परेचर में तीव्रता से गिरावट आई है। उसके बाद देखो टेम्परेचर लगभग समान जा रहा है, और सागर के 2000 की गहराई के बाद जो टेम्परेचर रह जाता है लगभग 1.8 सेंटीग्रेड का रह जाता है। उसके बाद सागरीय तापमान धीरे धीरे क्या होता जाता है, गिरता जाता है। ठीक है, गिरता जाता है, हो सकता है वो 0 या 1 तक भी पहुंच सकता है। क्लियर होगी बात या नहीं, 0 तक तो नहीं जाएगा। 0 का मतलब आपका क्या हो गया, बर्फ जम गई, है ना। आदर्श दशा है ना, 0 डिग्री पर क्या बर्फ जम जाएगा, बर्फ। और -4.5 पर एक को पूछा जाता है ना, जंगली जीव क्यों सागर की सतह के तापमान कम होने पे बर्फ की परत के नीचे भी जिंदा रहते हैं। उसमें 4.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट आ लगता है, यह देख पढ़ के आना चला, ये हम भूले हुए हैं। अब देखो इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये थर्मोक्लाइन। अब तुमसे पूछा गया था इसी बार के पेपर में, निम्न में से कौन सा पीसेस में आया था, निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है, यही था या नहीं था। उसमें क्या था आपका, थर्मोक्लाइन था, लवणता से, लवणता था या घनत्व था, है ना, वही थी। अब यहाँ पर थर्मोक्लाइन का संबंध किससे, ताप प्रवणता से, यानी कि ये दिखाता है जहां पर सागर के ताप में क्या होगा, अंतर आएगा। यहाँ पर हेलोक्लाइन करते हैं तो सागर की लवणता। अब जहां पर टेम्परेचर एकदम गिरेगा वहां लवणता भी क्या होगी, लवणता बढ़ेगी या कम होगी, कम होगा। बताओ घनत्व कम है ना, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर क्या करोगे आप, कम करोगे, यानी कि टेम्परेचर इधर लाओगे, तो घनत्व को क्या करोगे, बढ़ाओगे, बढ़ने के लिए हम इधर ले जाएंगे। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे सागर की गहराई बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सागर की ऊपरी सतह पर आपका सागरीय घनत्व क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, जबकि सागर की गहराई में सागरीय घनत्व अधिक पाया जाएगा। तो जहां पर जैसे ये बना है ना 300 से 1000 के बीच में थर्मोक्लाइन पाया जाता है, ऐसे 300 से 1000 के बीच में आपका हेलोक्लाइन भी पाया जाता है, और पाइनोक्लाइन पाया जाता है। पाइनोक्लाइन किसके लिए है, जल के घनत्व के लिए। हेलोक्लाइन किसके लिए, जल की
लवणता के लिए है, और थर्मोक्लाइन किसके लिए? जल के तापमान के लिए। तो तीनों शब्द ये जल से रिलेटेड है, इनको आप याद करिए, पूछा जाता है। हाँ, 4 नहीं थे, 2 थे, एक हेलोक्लाइन नहीं था, ठीक है, पाइक्लोलाइन था और आपका थर्मोक्लाइन था, एक शब्द नहीं था। तो ये तीनों शब्द आप याद रखोगे, यही जोन है, बस रिलेशन याद रखना। ताप क्या होगा? कम होगा, तो लवणता बढ़ेगी। लवणता बढ़ेगी, ताप कम होने पर लवणता भी बढ़ेगी और आपका घनत्व भी बढ़ेगा। इसी तरह जब क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य रेखा पर ताप क्या होता है? अधिक होता है ना, तो यहाँ लवणता अधिक पाई जाएगी, कम पाई जाएगी? कम पाई जाएगी क्योंकि बारिश वहाँ ज्यादा होती है। लवणता वहां पर कम पाई जाएगी। जब लवणता कम पाई जाएगी तो घनत्व भी कम होगा। अब इससे ऊपर ही चले जाओ, इससे ऊपर यानी कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के ऊपर जाओगे तो आपके सागरीय जल में लवणता क्या हो जाएगी? अधिक पाई जाएगी, और लवणता के साथ आपका घनत्व भी अधिक पाया जाएगा। तो भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राय घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? सागरीय घनत्व, हाँ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे घनत्व बढ़ेगा। रिलेशन समझ में आ गया ना, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है और घनत्व बढ़ रहा है, और लवणता भी बढ़ेगी। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक और क्या पूछना था, हो गया तेज। अब जल प्रवाह, कौन सी नदी प्रवाह? अब प्रवाह तंत्र भारत में ये तुम देखे हुए हो, फोर्टेनिक जोन जहाँ पर पेड़ वनस्पति होगी, और ये वाला वो जोन है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पहुंचकर हल्का पहुंचता है, और ये वाला अपसेल जोन जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। बाकी पढ़े हुए हो, रिवीजन अच्छी तरह कर लेना। ये तुम्हारा क्या था? कॉन्टिनेंटल रिलीफ है, पढ़ चुके हो अच्छी तरह। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? क्या है? अंतरसागरीय तटक क्या होते हैं? अंतरसागरीय ट्रेंच क्या होते हैं? तटक क्या होता है? रिज। तटों का निर्माण प्रायः कब होता है? कुछ नहीं पता है। हाँ, कौन बोल रहा है? बताओ। तटों का निर्माण जब होता है, जो पहाड़ों से मिट्टी और पेड़ पौधे, तटों का नहीं, कटक कटक तटों का निर्माण प्रायः 2 प्लेटों के डायवर्जन के कारण होता है, कन्वर्जन नहीं है, जिसमें भूमि के अंतर्गत का लावा क्या होता है? बर्फ पर निकलता रहता है, और वो धरातल के मतलब सागर तल के अंदर ही जमा हो जाता है। ये रहा ओशियन, मिड ओशियन क्या कहते हैं? रिज। जो आपके विश्व में सबसे बड़ा है आपका अटलांटिक महासागर, मध्य ओशियन, ओशियानिक रिज, जो एस आकार का बना हुआ है। दूसरा आपका गर्त क्या होते हैं? वो सागर के अंदर सबसे गहरा स्थान क्या कहलाता है? गर्त। पृथ्वी में सबसे गहरा गर्त क्या है? मैरियाना ट्रंच। कहाँ पर आपका? फिलीपींस, प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर में कौन सा है? बताओ। हिंद महासागर का आवेसल प्लेन कौन सा प्लेन है? जो सागर का तल है सबसे गहरा। इसी एवेसल प्लेन में ही आपके क्या बन जाते हैं? माउंटेन बन जाते हैं, कटक बन जाते हैं, और क्या बनते हैं? आपके ज्वालामुखी
पर्वत भी बनते हैं। तो अलग अलग इनका क्या है, आपके नाम लिए गए हैं। कैनियन क्या होता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा कैनियन कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो रिवर। और सागर में सबसे गहरा कैनियन कौन बनाती है? कौन सी नदी? और कौन से सागर में बनाती है? जल्दी करो, 20 मिनट रह गए हैं बस, इसका भी टॉपिक बताना है। सेंट लॉरेंस नदी है अटलांटिक महासागर में बनाती है। चलो अब हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की। क्या पूछ रही थी? प्रवाह अपवाह तंत्र भारत का कौन सी नदी का? सभी नहीं हो पाएंगे, सभी नहीं, रिवीजन करता है तो अपने आप से पढ़ के आना चाहिए। फटाफट बता दे रहे। देखो भारत का अपवाह तंत्र देखा जाता है। अपवाह मतलब यानी कि नदियां अपना जल कहाँ पर गिरा रही हैं। तो भारत में प्रायः नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पूरा मैप बना हुआ है, बनाना चाहो तो फटाफट बना लो। ठीक है, अगर हम अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के जल को गिराने की उसमें जाने तो ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और ऐसी नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। दूसरी उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां प्राय कैसी हैं? सदाबहानी सतत नदियां हैं। और दक्षिण भारत की नदियां मौसमी है, यानी कि यहाँ पर पानी कब आएगा? जब मानसून आएगा। और मानसून के जाने पर नदियों में पानी प्रायः सूख जाएगा। अब कुछ नदियां यहाँ पर ऐसी हैं, ये हम बना दे रहे हैं विंध्य श्रेणी। ठीक है, थोड़ी तिरछी बिरछी हो गई है। विंध्य श्रेणी क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है उत्तर की नदियों में और दक्षिण की नदियों में। क्योंकि हमारी जो है क्या है, कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी भी है ना, किसके नदी तंत्र का हिस्सा है? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। और यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो कहां से है? सारी पठारी नदियां हैं, सारी पठारी नदियां हैं ना। अब यहाँ देखो, यमुना नदी आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, गंगा नदी ये फ्लो करती हुई आपकी कहाँ? प्रयागराज के पास मिलती है। किसमें? आपके गंगा में। अब गंगा यमुना से जितनी नदियां मिलने वाली हैं, चाहे वो इधर की ले लो, वो सब किससे आ रही हैं? आपकी मिल रही हैं पठारी नदियां हैं। और पठारी नदियां अब यहाँ देखना, जितनी भी नदियां हैं विंध्य से सब कहाँ पर हैं? उत्तर या दक्षिण? विंध्य से उत्तर, यानी कि मालवा के पठार के क्षेत्र से निकलती हैं। और इसका ढाल किधर है? उत्तर की ओर है। जबकि इधर की जो नदियां हैं सब किधर फ्लो कर रही हैं? है ना। और कुछ नदियां इधर से निकलती हैं और कहाँ जा रही हैं? आपके अरब सागर में। तो ये कहां से निकल रही है उद्गम? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट से कुछ नदियां निकलती हैं, किधर जा रही हैं? आपके पूरब की तरफ। पश्चिमी घाट से कुछ नदियां निकल रही हैं, किधर जा रही हैं? आपके पश्चिम, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ये जो काम कर रहा है पश्चिमी घाट, और इधर जो काम कर रहा है विंध्य पर्वत, ये किसका काम कर रहे हैं? जल विभाजक का काम करते हैं। और ये जल विभाजक का काम करते हुए किस में बांट रहे हैं? उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो उत्तर भारत की नदियां प्राय कैसी होती हैं? सदाबहारी होती हैं। और दक्षिण भारत की नदियां कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आपकी एक नदी आ जाती है, कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, जो हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है, यानी हिमालय नदियों का हिस्सा है। पर अपना जल किसमें गिरा रही है? एकमात्र ऐसा नदी तंत्र है जिसका उद्गम कहां से है? आपके हिमालय क्षेत्र से है, पर अपना जल गिरा रहा है अरब सागर में। बाकी हिमालय क्षेत्र की जितनी भी नदियां, नदी तंत्र, चाहे आपका गंगा नदी तंत्र हो, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, जल कहां पर गिरा रहा है? आपका
बंगाल की खाड़ी में। विशेषकर जो नदी तंत्र में पूछा जाता है क्वेश्चन, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पूछा जाता है। उसके बाद आपका गोदावरी का नदी तंत्र। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन रखता है? गोदावरी नदी रखती है, जिसका उद्गम कहां पर है? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के कौन सी पहाड़ियों से? त्र्यंबक पहाड़ियों से। अच्छा, उसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से। कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है निम्न नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से है, परंतु वो अपना जल क्या कहाँ गिरा रही है? तो आपकी दो नदियां हैं पश्चिमी घाट से, एक गोदावरी, दूसरी कृष्णा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से नहीं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर आके? कर्नाटक में है, वहां से उद्गम होता है। जबकि अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का कहाँ है जल? किधर जा रहा है आपके? और पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियों का उद्गम होता है जो अरब सागर में गिरा रही हैं, वो नदियां क्या प्राय क्या बनाती हैं? एस्चुरी या डेल्टा? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। और जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रही हैं वो सब क्या बना रही हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और क्या पूछना है इसमें सान्या? तुम टाइप पूछना चाह रही हो? टाइप बस यही पूछना था? क्या कह रहे हो? और कुछ क्वेश्चन? और कुछ पूछना है? पूछ लो। ये पेपर मुझे भी लेना है, मुझे भी सॉल्व करना है। चीन के पास दिखाता है, यूपी का कुछ मत करो। ये चीन का देखो, इसलिए कहते हैं ना भारत के पास चीन से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ये बात अगर हम भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो उसका शीत वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, पठारी क्षेत्र भी आ जाता है। और भारत में पठारी क्षेत्र क्या है? कम है। और एरिया, ये परसेंट एरिया में देखा जाएगा, प्रतिशत में देखोगे तो आप भारत के पाओगे। और वैसे क्षेत्र को देखोगे अब इन्होंने अगर प्रतिशत दे देते तो हम किसको बोल देते? परसेंटेज में आप भारत को देखोगे और क्षेत्रफल में आप चीन को देखोगे। सेम कंडीशन ये वाला क्वेश्चन मेरा पीसेस में गड़बड़ हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये बताया नहीं है परसेंटेज या क्षेत्रफल। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन पूछो तो परसेंटेज में दे रहे हैं, क्षेत्रफल को दे रहे हैं, बतानी। परसेंटेज में भारत के पास कृषि ज्यादा है और वैसे क्षेत्रफल देखोगे तो चीन से कम है। उत्पादन में चीन अधिकतर उत्पादन, क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसका ज्यादा है। और भारत में किसी क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्र अधिक है पर प्रतिशत में कम चला जाता। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है? और कुछ पूछना है? क्वेश्चन लिखो, फिर नहीं पूछना है तो एक क्वेश्चन और है।
सर्दियों में इसका ठंडे ज़्यादा रहेंगे, सर्दियों में इसका ठंडे रहेंगे और गर्मियों में इसका ठंडे रहेंगे। क्वेश्चन लिखो। पिछली बार क्वेश्चन क्या लिखा था? जलवायु को बोला था ना, महासागरीय जलधारा पे लिखो। महासागरीय जलधारा पे लिखो। महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? तथा यह किस प्रकार किसी स्थान विशेष की जलवायु में परिवर्तन करती है। महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? तथा ये किस प्रकार किसी भी प्रदेश की जलवायु में परिवर्तन करती हैं। 10 मिनट है, लिखो। 15 मिनट ले लेना, 150 लिखो। तथा यह किस प्रकार किसी स्थान विशेष की जलवायु में परिवर्तन लाती है। अभी लिखना है, बोला तो था। तुम लोग का रिवीजन इतना लंबा हो गया। अभी होगा, क्यों नहीं होगा अभी? इससे पहले तो जलधारा पढ़ाए थे, रिवीजन करे हो ना, पूछ के। नहीं किया मैं परसों बताया था। तो हम क्या करें? हमारा दोस्त थोड़ी ना है उसमें, तुम नहीं थी। करो। महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हैं? अरे किस प्रकार इस स्थल की जलवायु में परिवर्तन करती है। अगर इसमें और जोड़ा जाए तो ये परिवहन में किस प्रकार योगदान देती है तथा देश की आर्थिक इकोनॉमी में किस प्रकार सहयोगी है। वाह, कोई वो थोड़ी ना है। अलग से तुम बनाना चाहो तो बना लेना। किस तरह से आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती है। क्या हुआ? पैन नहीं चला?
जल रहा है फैन, उसका भी चल रहा है। घर पे कर देंगे, तुम 2 दिन से घर के लिए दे रहे हो, चेक तो मुझे करवाया नहीं तुमने। अब तो मैं आऊंगी भी, है ना, तो मुझे कहाँ चेक करोगे, मुझसे कहाँ, मेरे घर आ जाओ। अब तो लोगों के मन और लड्डू फूटे होंगे, अब करे या ना करे मैंने पूछने वाली तो है नहीं है। क्यों पलक पलक के मन में ज्यादा लड्डू फूटा। पलक कर तो रही है, कर रही है। अच्छी बात है, कर रही है तो पता तो होना चाहिए, कितना उनको पता है, हर सेकंड क्वेश्चन करा जाए। पढ़ाई करो, 3-4 महीने बाद पेपर ही है लगातार, भरपूर भर्ती आने वाली है इनकी। अच्छा, क्वेश्चन लिखना शुरू कैसे करते हो? भूमिका यानी कि परिचय किसका पूछ रहे हैं यहाँ पर? महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा कितने शब्दों में बता सकते हो? 50 से ज्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक। फिर उसकी टाइप में क्या बताओगे? ठंडी को ये पूरा लिखोगे क्या? इसको फ्लो चार्ट में बनाना है। महासागरीय जलधारा बताती होती क्या है, और महासागरीय जलधारा के प्रकार कैसे, उनकी प्रकृति के आधार पर, ठंडी और गर्म, और उसी में एक चित्र बनाओगे, ठीक। ध्रुवों से इक्वेटर से किधर दिखाओगे? ध्रुवों की ओर, उसको क्या दिखाओगे? गर्म। और एक ध्रुवों से इक्वेटर की ओर, उसको कैसे दिखाओगे? ठंडी जलधारा, ठीक है। ये तो प्रकृति हो गई, जो अपने अगर जो प्राय कहाँ से उठती है जलधाराएं? इक्वेटर से उठती हैं। उठने का कारण क्या है? इक्वेटर से उठने का कारण क्या है? बताया हमने, सब है, बताया था आपने, लेटर में नहीं लिखा है। उठने का कारण यही है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक होता है, इसलिए सागरीय जल बहुत जल्दी गर्म होता है। और अभी बताया गर्म जल होगा तो आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि के साथ वो क्या करेगा? फ्लो करेगा किधर? ठंडे जल की ओर, यहीं से बनता है। और ठंडे जल प्राय गति करते हैं किधर की ओर? गर्म जल की ओर। क्यों? क्योंकि गर्म जल गर्म होके हल्का होके ऊपर उठा तो बीच में स्थान क्या हो गया? खाली। उस खाली स्थान को भरने के लिए कौन सा जल आता है? ठंडा जल आता है। तभी तो